टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि 1799 दरोगा का पोस्ट आ चुका है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट आता है उसको हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो डेली एक टेस्ट करके इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, तो हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये हमारा बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और डेली हम लोग एक प्रैक्टिस सेट पढ़ करेंगे और उसका जो प्रैक्टिस सेट विथ एनालिसिस भी करेंगे, पूरा डिस्कशन इसका किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहता है नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण किस राज्य में है? तो ये कहाँ है आपका? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। तो कहता है कि अगर हम कुछ बात कर ले तो अगर कहता है कुल संचयी अनुमानित कोयला भंडार की बात करते हैं, संचयित कोयला भंडार टोटल अनुमानित की बात हो रहा है। कोयला भंडार क्या है? अनुमानित की बात कर ले, अनुमानित। तो ये टोटल कितना है? ये लगभग कितना है? 3,61,411 मिलियन टन इतना है हमारे पास अनुमानित संचित है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। और सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे झारखंड है। सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे झारखंड है। फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा है और सेकंड नंबर पे झारखंड है। बिहार में लगभग बात कर ले तो बिहार में कोयला कितना? 4,337 मिलियन टन कहाँ है? कितना किस में है? तो बिहार में है। बिहार में कितना है? 4,437 मिलियन टन हमारा बिहार में है। फिर कहता है कि एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। किसका? अगर एंथ्रासाइट जो कोयला है ये कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हम लोग देख लिए। बाकी अगर हम कर लेते हैं कि और कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता दें कि और कहाँ पे क्या क्या होता है, तो आप एक बार ये देख लीजिएगा कि हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो हीरा सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। हीरा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। तांबा होता है अभी मध्य प्रदेश में क्या होता है? चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं। हीरा कहाँ होता है? तो एमपी में। तांबा तांबा कहाँ होता है? तांबा भी कहाँ होता है? एमपी में ही होता है। हीरा हो गया, तांबा हो गया। चांदी कहाँ है? चांदी खेतड़ी में राजस्थान है। चांदी खेतड़ी राजस्थान में हो गया, चांदी हो गया। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। ये याद रखिएगा, कच्चा जो तेल है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में कच्चा तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो जाता है। फिर बात करते हैं लौह अयस्क की बात कर ले तो लौह अयस्क कहाँ होता है? तो उड़ीसा में लौह अयस्क होता है। प्राकृतिक गैस कहाँ है? तो प्राकृतिक गैस की बात कर ले तो प्राकृतिक गैस है वो कहाँ है? आपका आसाम में है। प्राकृतिक गैस कहाँ है? आपका आसाम में प्राकृतिक गैस है। बॉक्साइट उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्या है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट कहाँ है? उड़ीसा में है। बॉक्साइट कहाँ है? उड़ीसा में आपका हो गया। फिर कह लेते हैं कि अभ्रक हो गया। शीशा कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? शीशा की याद रखिएगा। तो आपका शीशा कहाँ हो जाता है? तो शीशा राजस्थान में हो जाता है। तो आप ये याद रखना है। फिर टंगस्टन आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिए हीरा कहाँ है? हीरा और तांबा एमपी में। चांदी राजस्थान में है। कच्चा तेल भी राजस्थान में है। लौह अयस्क की बात कर ले तो उड़ीसा में हो जाएगा। लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। लौह अयस्क भी उड़ीसा में हो गया। बॉक्साइट भी उड़ीसा में हो गया। प्राकृतिक गैस कहाँ है? असम में है। और अभ्रक राजस्थान में, शीशा राजस्थान में है। फिर कहता है कि टंगस्टन आंध्र प्रदेश में है। आगे पढ़ते हैं। कलर चेंज कर करके लिखना पड़ेगा बार बार। कहता है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो भारतीय सेना ने किया है। एकलव्य का अनावरण भारतीय सेना ने किया है। और ये कहता है कि अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एकलव्य लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो कहता है कि अधिकारियों के प्रशिक्षण देने के लिए एकलव्य लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पे कौन सा द्वीप है? तो नर्मदा और ताप्ती के कौन सा द्वीप है? तो कहता है कि इसमें ये है, कहता है कि एक से अधिक हो जाएगा। आलिया वेट भी है और खादिया वेट भी है। आलिया वेट और खादिया वेट कहाँ है? तो नर्मदा और ताप्ती। अगर मैप में देखिएगा तो ये इधर नर्मदा है, ये ताप्ती है। तो नर्मदा ताप्ती में कौन है? आलिया वेट और खादिया द्वीप। आलिया वेट और खादिया वेट। कहता है वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीन सतत विकास लक्ष्य में भारत का रैंक समग्र स्कोर कितना है? तो कहता है कि SDG जिसको कहते हैं, SDG में तो हमारा जो हमारा क्या है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और आपको हम बता ही देते हैं कि जो ये वेलिंगटन द्वीप है ये कोच्चि शहर का भाग है। ये वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? कोच्चि शहर का भाग है। कहाँ पर है?
कोच्चि शहर का वेलिंगटन द्वीप भाग है। कहता है माजुली द्वीप असम सरकार द्वारा देश का पहला द्वीपीय जिला बनाया गया है। किसको? तो माजुली द्वीप एक है, आपको पता होगा, जो असम में है, उसको असम सरकार द्वारा देश का पहला द्वीपीय जिला बनाया गया है। पंबन द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में है। यह भारत और श्रीलंका के बीच है। तो पंबन द्वीप कहाँ है? तो आपको याद रखना होगा पंबन द्वीप कहाँ है? तो तमिलनाडु में पंबन द्वीप है। ठीक है, पंबन द्वीप है। तो प्रमुख द्वीप अगर आपको एक तरह से पता चल गया कि आपको देखिए आलिया बेट हो गया और खादलिया बेट हो गया, आपका ये नर्मदा ताप्ती के मुहाने पे हो गया। वेलिंगटन द्वीप हो गया आपका कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है? केरल में कोच्चि है। फिर पंबन द्वीप तमिलनाडु में हो गया और व्हीलर द्वीप उड़ीसा में भी है। एक याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप क्या नाम है? एक है व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। फिर कहता है एसडीजी में कहता है कि हमारा समग्र स्कोर कितना है? तो 67 हमारा समग्र स्कोर है। नीति आयोग की 5वें सतत है। एसडीजी में कहता है कि स्कोर 67 है। और हमारा रैंक कितना? अगर रैंक की बात कर दिया तो इसमें तो रैंक हमारा 99वां रैंक है एसडीजी में। स्कोर कितना है? 67 स्कोर है। और ये कौन सा रिपोर्ट है? तो 5th रिपोर्ट है। तो 5th रिपोर्ट में हमारा रैंक 99 है और स्कोर 67 है। हाल में ही किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू किया गया है? तो लाडला भाई को शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, इसमें कहता है कि अगर इसकी बात कर ले तो लाडला भाई में कहता है जो 12वीं पास है उसको 12वीं पास को कहता है कि 6,000 रुपये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6,000 दिया जाएगा, 12वीं पास को दिएगा। और डिप्लोमा को, जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा को कितना दिया जाएगा? तो 8,000 रुपये डिप्लोमा वाले को दिया जाएगा। और जो ग्रेजुएट है उसको कितना दिया जाएगा? ग्रेजुएट को दिया जाएगा 10,000 रुपये, ये दिया जाएगा। ठीक है, प्रति माह, हर महीने दिया जाएगा, सब प्रति मंथ है, पर मंथ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी कुछ और याद देखिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना तेलंगाना में है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य नगरम परियोजना कहाँ है? तेलंगाना में है। मित्रवन परियोजना कहाँ है? मित्रवन है उत्तर प्रदेश में। स्वास्थ्य नगरम है तेलंगाना में। मित्रवन योजना है आपका उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहाँ है? मंगला पशु बीमा कहाँ है? राजस्थान में है। श्रमिक बसेरा योजना कहाँ है? गुजरात में है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में कहलाएगा, माझी लड़की बहन। और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना कहाँ है? राजस्थान में। तो ये सब चीज़ें और 4-5 जो मैंने डेटा बताया उसको याद रखिएगा। स्वास्थ्य नगरम तेलंगाना, मित्रवन उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा, पशु की बीमा कहाँ है? राजस्थान में। ऊँट है, ऊँट को बचाना है तो इसलिए पशु बीमा कहाँ है? राजस्थान में है। श्रमिक बसेरा गुजरात में, जो श्रमिक काम करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? गुजरात सब काम करने जाता है, गुजरात के सूरत में। तो श्रमिक बसेरा कहाँ है? गुजरात का है। माझी लड़की बहन, तो माझी कहता है कि ये वो भाषा में है, महाराष्ट्र का कौन भाषा है? महाराष्ट्र में कौन भाषा बोला जाता है? अरे यार भूल रहे हैं। महाराष्ट्र की जो है उस लैंग्वेज में माझी लड़की बहन हो गया। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु कहाँ है? तो कामधेनु पशु राजस्थान में भी है। तो कामधेनु पशु चाहिए या मंगला पशु, दोनों राजस्थान में है। ठीक है, आगे देखिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर तो कितने खिलाड़ी है? 4 खिलाड़ी है। फिर कहता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है? फायर पावर इंडेक्स में हमारा रैंक कितना है? तो 4था है, फायर पावर में रैंक है। और टॉप में कौन है इसमें? फायर पावर में टॉप में कौन है? तो अमेरिका इसमें टॉप कर रहा है फायर पावर में। ठीक है, बाकी 1-2 और अगर आप जानना चाहें तो आप बता देते हैं। कहता वर्ल्ड हैप्पीनेस में हमारा रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस की रैंकिंग बात कर लेते हैं। हैप्पीनेस में हमारी रैंकिंग क्या है? 118 है। ठीक है, और टॉप कौन किया है? टॉप किया है फिनलैंड टॉप किया है। ठीक है, हैप्पीनेस में कहता है कि 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट में हमारा रैंक कितना है? 4था रैंक पे है। और टॉप कौन किया है? अमेरिका टॉप किया है। ठीक है, और एक और देखिए ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा में अगर बात कर ले, भ्रष्टाचार धारणा की अगर बात कर ले तो भ्रष्टाचार धारणा में हमारा 96वां रैंक है। और टॉप कौन है? डेनमार्क, मतलब डेनमार्क का भ्रष्टाचार सबसे कम है। फिर उसके बाद कहता है कि हेनले अगर पासपोर्ट की बात कर दिया जाए तो हेनले पासपोर्ट में हमारी रैंकिंग क्या है? 85वां है। और फर्स्ट कौन है? तो सिंगापुर है पासपोर्ट रैंकिंग में सबसे टॉप किया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम क्या है? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम क्या है? ओहो, अच्छा एक सवाल बीच में छूट गया है ना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सा रैंक है? चौथा रैंक है, ये याद रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर में रैंक हमारा चौथा है, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद में भी 4 लोगों को दिया गया है। फिर कहता स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप नाम है। तो जो प्रदूषण का जो नियंत्रण करेगा, प्रदूषण में प्रताप, प से प्रदूषण, प से प्रताप है, तो ये उसके द्वारा वो किया गया है। कहता है कि ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित है, ये गोवा में लॉन्च किया गया। तो लॉन्च कहाँ किया गया? तो लॉन्च किया गया कहाँ? गोवा में। लॉन्च किया गया कहाँ? गोवा में। गोवा में लॉन्च किया, समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। और ये बनाया किसने? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। कहता है अप्रैल 2025 में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है आपको दिनेश माहेश्वरी जी को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। ये कितने नंबर के हैं? तो 23 नंबर के विधि आयोग के जज बनाए गए हैं। और इसमें 2 लोग और हैं पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2 लोग और हैं। तो पहला एक कौन है पूर्णकालिक सदस्य में? तो कहता है कि हितेश जैन। क्या नाम है इनका? हितेश जैन है। और दूसरे नंबर पे कौन है? हितेश जैन के अलावा प्रोफेसर क्या है? डीपी वर्मा। ये 2 लोग और इसमें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्मा जी जो है पिछले सदस्य के भी हिस्सा थे। कहता है कि इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो कार्यकाल होता है 3 साल का होगा इनका कार्यकाल, जो कि 2027 में इनका खत्म हो जाएगा कार्यकाल, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष, सदस्य, सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल 4 सदस्य होते हैं, ये याद रखिएगा। ये विधि आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। और जो इसके पहले ये दिनेश माहेश्वरी है, ये जो है ये 22वें नंबर के पहले थे। पहले कौन थे? ऋतुराज अवस्थी थे, उनके जगह पे कौन आ गए हैं? दिनेश माहेश्वरी जी आ गए हैं। कहता है कि इनको ये अपना पद ये छोड़ दिए हैं। ऋतुराज अवस्थी जी थे वो अपना पद छोड़ दिए गए क्योंकि इनको लोकपाल का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ऋतुराज अवस्थी जी जो 22 नंबर के थे वो अपना पद छोड़ दिए क्योंकि उनको लोकपाल का सदस्य नियुक्त किया गया है, और उनके जगह पे दिनेश माहेश्वरी जी आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई है? तो दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर रिजर्व जो कहाँ बनाए जाने की बात हुआ है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बनाने की बात हुआ है। तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है कहाँ? तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है, ये याद रखिएगा। ये दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा किया गया है। बाकी कुछ और टाइगर रिजर्व कहाँ है वो याद रखिएगा। जैसे कि जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ है? ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है। फिर कहता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? बानीपुर कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में है। फिर कहता है कि क्या याद रखिए, मानस टाइगर आसाम में है। कान्हा टाइगर कहाँ है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में कान्हा है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पता होगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में है। पलामू कहाँ है? झारखंड में। पलामू कहाँ है? झारखंड में है। मेलघाट टाइगर कहाँ है? मेलघाट है आपका महाराष्ट्र में। मेलघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में मेलघाट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और मेलघाट के बाद फिर आप याद रखिए कि सरिस्का कहाँ है? सरिस्का कहाँ है आपका? राजस्थान में सरिस्का है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। और पेरियार केरल में है। इंद्रावती कहाँ है? इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है। और नागार्जुन सागर श्रीशैल्यम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन कहाँ है? तो कहता है कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। क्या है? आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन है, ठीक है। 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत में वन और वृक्षावरण है? वन और वृक्षावरण दोनों की बात कर रहा है। तो वन और वृक्षावरण कितने में है? तो ये आपका लगभग कितना है? 25.17, ये याद रखें, 25.17 है ये, ठीक है। कहता कि ये 2023 में रिपोर्ट आ गया था, ISFR के द्वारा रिपोर्ट दिया था। ISFR के द्वारा 2023 में रिपोर्ट दिया गया था, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि ये हर 2 वर्ष में होता है। तो जो रिपोर्ट आता है हर कितने वर्ष में आता है? 2 वर्ष में हर साल रिपोर्ट आता है। और इस रिपोर्ट की शुरुआत कब से की गई थी? 1987 से शुरुआत की गई थी। और ये जो है 18वीं है, याद रखिए। कितने नंबर का है? 18 नंबर का वन रिपोर्ट है।
और इसके बाद कहा जाए कि आपको ये 25.17% है, जिसमें वृक्षावरण और वनावरण दोनों है इसमें, ठीक है। तो अगर हम लोग ये 25 में है, इसका अगर डिवीजन कीजिएगा तो 21.76 क्या है, तो 21.76 आपका वन क्षेत्र है, और वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, 3.41 वृक्षावरण क्षेत्र है, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ है। अधिकतम वृद्धि कहाँ हुआ है, तो वो याद रख सकते हैं। अधिकतम वृद्धि जो हुआ है आपका छत्तीसगढ़ में हुआ है सबसे। अगर हम कर लेते हैं कि अधिकतम दोनों को मिला के, आप एक चीज़ ऐसे देखिए कि वनावरण वृक्षावरण है, तो ये हुआ कहाँ है सबसे ज़्यादा, कहाँ हुआ है, तो जो वृद्धि जो हुआ है सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, थोड़ा पेन पतला करने दीजिए, बहुत मोटा हो रहा है। हाँ, वृद्धि कहाँ हुआ है सबसे ज़्यादा, तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। फिर कहाँ पे हुआ है, यूपी में हुआ है। छत्तीसगढ़ के बाद यूपी है, और उसके बाद कौन है, फिर उड़ीसा है। यूपी के बाद क्या है, उड़ीसा है, और उसके बाद क्या है, राजस्थान है। तो ये चार में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। अधिकतम ये दोनों मिला के हुआ, वन और वृक्षावन मिला के दोनों कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी में, उड़ीसा में, फिर राजस्थान में हुआ है। अगर सिर्फ की बात अगर कहते हैं वनावरण की बात है, सिर्फ वनावरण में यहाँ पे वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा वनावरण में कहाँ हुआ, मिजोरम में हुआ। कहाँ हुआ, मिजोरम में सबसे ज़्यादा हुआ है। उसके बाद गुजरात में, मिजोरम के बाद कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है। और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुआ है, कम कहाँ हुआ है, तो होता है कि सबसे ज़्यादा कमी हुआ है दोनों मिला के। ये तो वृद्धि की बात हुआ है। और अगर इसी की बात कर ले, कमी की बात कर ले, तो कमी सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, एमपी में सबसे ज़्यादा कम हुआ है। उसके बाद कहाँ हुआ, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कम हुआ है। एमपी के बाद कर्नाटक में हुआ है, और उसके बाद लद्दाख में हुआ है। सब एक का को याद रखिए, तो याद आपको रहना चाहिए। वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ में। सबसे कमी हुआ है एमपी में। वन में वृद्धि कहाँ हुआ, मिजोरम में, ठीक है। ये चीज़ याद रखने की बात है। बाकी अब आगे सवाल में क्या गया है कि आरोही क्रम के रूप में दर्शाना है, तो आरोही क्रम के रूप में इसको दर्शाना है। तो ये मैथ है, तो इसको तो मैथ को सोल्व करने की चीज़ है। थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, तो बताएं मैथ में क्या ही है। आप इसको देख लीजिएगा कैसे आरोही क्रम में किया जाएगा। इसका आंसर आएगा आपका सी होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये डिवीजन करने की बात है। कहता है एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है, कहता है एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये आदेश कौन दिया है, तो ये आदेश दिया भारत के चुनाव आयोग के द्वारा आदेश दिया गया है, ठीक है। तथा चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम लोग निर्वाचन आयोग की संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, तो याद रखिएगा कि भाग 15 में है। तो जो निर्वाचन आयोग जो है, चुनाव आयोग जिसको कहिए या निर्वाचन आयोग कहिए, तो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो कहाँ है, तो भाग 15 में। किस में है, भाग 15 में। आर्टिकल कितना है, 324 से लेकर 329 तक है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। 324 में क्या है, तो होता है कि 324 की बात कर रहे हैं, तो होता है कि निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। कहता है कि कैसे इलेक्शन होगा, कैसे डायरेक्शन देना है, कैसे कैसे कराना है, ये सब कहाँ, चुनाव आयोग में है। आर्टिकल 325 की बात कर ले, कहता है कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदान सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा, कहता है, ठीक है। कहता है कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। आर्टिकल 326 में कहता है लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचक वयस्क मताधिकारी पर आधारित होंगे, वयस्क मताधिकारी पर आधारित होंगे। विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में कानून बनाने के संसद की शक्ति है। तो ये याद रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट है 327 याद रखिएगा। ये क्या है कि कहता है जो विधानमंडल का जो चुनाव होगा, विधानमंडल की जो चुनाव होगा, इसमें कानून बनाने की शक्ति जो है, कानून बनाने की शक्ति कहाँ पे, विधानमंडल के चुनाव के लिए कहाँ पे, संसद में है। कहाँ, संसद में है। शक्ति कहाँ है, कानून बनाने की शक्ति कहाँ है, संसद में, 327 में। और कहता है कि निर्वाचन मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक है। निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक कितने हैं, आर्टिकल 329 में। इसमें रोक लगा दिया गया है कि आप निर्वाचन के चीज़ों में आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा, ठीक है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है आपका कहाँ है, तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत आपका कहाँ है, अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में 2-3 गो है पर्वत, वो याद रखिएगा। तो अगर हम अफ्रीका का मैप ऐसे बना दें, ये है अफ्रीका, ऐसे होता है। तो एक तो क्या है आपका यहाँ पे एटलस है, फिर यहाँ पे आपका कहता है कि किलीमंजारो यहाँ पे है, माउंट किलीमंजारो यहाँ पे है, और यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग है, ये है। तो ये क्या है, ये एटलस है, क्या नाम है इसका, एटलस है। यहाँ पे किलीमंजारो है,
किलीमंजारो है, और ये क्या है, ड्रेकन्सबर्ग है। ठीक है, अफ्रीका में ये सब चीज़ें है। कहता है कि अफ्रीका की महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो है। तो अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, किलीमंजारो हो गया। और कहता है कि एटलस पर्वत जो है, ये हमारा एटलस पर्वत है, वो उत्तरी अफ्रीका में है, और ये सहारा रेगिस्तान को भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से अलग करता है। तो यहाँ पे ये भूमध्य सागर यहाँ पे है, ये भूमध्य सागर आपका है, तो ये भूमध्य सागर से और अटलांटिक महासागर से अलग करता है। अटलांटिक महासागर से ये अलग करता है एटलस पर्वत। तो ये इधर अटलांटिक महासागर है और इधर भूमध्य सागर है, दोनों को अलग कौन करता है, एटलस पर्वत करता है। तो याद रख, एटलस ऊपर में है, फिर किलीमंजारो है, फिर ड्रेकन्सबर्ग है। हाल में भारत में किस नदी पर बने बल्गिहार डैम में पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया गया है? तो किस नदी पर बल्गिहार डैम बनाया गया है? तो बल्गिहार डैम कहाँ है, चिनाब नदी पे है। याद रखिएगा, बल्गिहार डैम कहाँ है, चिनाब नदी पे है। तो ताकि भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है, और जो बल्गिहार डैम के माध्यम से जो पानी को प्रवाह था उसको रोक दिया गया है। और झेलम नदी के पूर्व में किशन गंगा बांध को भी लेकर भी इस तरह से कदम उठाने की योजना बनाया जा रहा है। तो कहता है कि झेलम नदी पर किशन गंगा बांध बनाया गया है। तो एक तो आपको बल्गिहार डैम कहाँ है, आपको चिनाब नदी पे, और झेलम नदी पे कौन है, किशन गंगा डैम है। किशन गंगा डैम कहाँ है, किशन गंगा डैम है झेलम नदी पे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी इसी तरह किया जाएगा। अब पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल में ही निधन हो गया, वह कौन थे? तो जो स्वामी, ये डिलीट करना पड़ेगा इसको, हाँ। तो कहा जाता है कि स्वामी जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया है, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी को पद्म पुरस्कार दिया गया है, ये क्या थे? तो ये एक योग गुरु थे। ठीक है, ये एक योग गुरु थे, आध्यात्मिक योग गुरु थे। ये वाराणसी के घाटों में योग का अभ्यास करते थे। तो क्या नाम क्या है, स्वामी शिवानंद सरस्वती। स्वामी शिवानंद सरस्वती, इनकी मृत्यु लगभग 128 वर्ष में हुई है। 128 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का। ठीक है, और ये 2022 में इनको पद्म पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2022 में इनको पद्म पुरस्कार दिया गया था। कहता है लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो जो लकुंडी जो है ये कहाँ है? तो लकुंडी आपका कहाँ है? कर्नाटक में लकुंडी है। तो बताया कि कर्नाटक सरकार ने लकुंडी स्मारकों और चालुक्यकालीन मंदिरों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। तो लकुंडी स्मारक कहाँ है आपका? तो ये कर्नाटक में है, और ये इसको यूनेस्को की सूची में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है। इसका निर्माण कब हुआ है? लकुंडी स्मारक का निर्माण कब हुआ? तो कहता है 10वीं शताब्दी में, 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक के बीच में इसका कल्याण किसने किया है? तो कहता है कल्याण चालुक्यों ने किया। किसने किया? कल्याण चालुक्य ने किया है। इसकी लकुंडी स्मारक का निर्माण किया है, कल्याण चालुक्यों ने किया है। ठीक है, कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 25-26 के कार्यकाल के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया है? तो संजय जायसवाल को बनाया है। तो प्राक्कलन समिति का कौन बनाया गया है? तो कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने, कहता है ये कहाँ के हैं? तो संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण से वो MP हैं। कहाँ? पश्चिमी चंपारण से कहाँ ये MP रहे हैं, और इसको प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया इनको। ठीक है, और कहता है कि बैजयंत पांडा को, जो बैजयंत पांडा जी हैं, इनको कहता है सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष बनाया गया बैजयंत पांडा को। तो प्राक्कलन करने के लिए कौन है? संजय जायसवाल जी हैं। ये कहाँ है? पश्चिम चंपारण से हैं, स्थानीय स्तर पर। ठीक है, अगर इसके बारे में बता दें कि प्राक्कलन समिति क्या होता है, तो कहता है कि ये कहता है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय के अनुमोदनों का जांच करती है। ये बजट में जो है सरकार द्वारा जो व्यय किया है उसको जांच करती है। ये लोकसभा के सदस्य से ही बना था। तो प्राक्कलन समिति में सिर्फ जो 22 लोग होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। 30 सदस्य इसमें होते हैं। 30 सदस्य इसमें होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम में 22 सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एक होता है लोक लेखा समिति भी होता है, जो 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनाया गया है। जो लोक लेखा समिति है 1919 के तहत बनाया गया है, और ये भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है, लोक लेखा समिति। फिर कहता है कि स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन करने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो कहता है कि स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में, कहता है इसको क्या कहा जाता है? कि तो नगर परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर परिषद कहा जाता है। कहता है कि स्थानीय स्तर पर नगरों में प्रशासन करने वाली इकाई को नगर परिषद कहा जाता है। कहता है नगर परिषद एक छोटा कस्बा या शहर का स्थानीय स्वशासन निकाय है
यह नगर पालिका या नगर निगम से छोटा होता है। तो ये जो नगर परिषद है ये नगर पालिका या नगर निगम से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसमें शहरी क्षेत्रों के प्रशासनिक और विकास कार्य की जिम्मेदारी होती है। ग्राम पंचायत सचिव का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव की बात कर रहा है, तो नहीं, इसको निर्वाचित नहीं किया जाता है, गलत है। उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, नहीं, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। हाँ, सचिव जी या पंचायत सीरीज देखे थे ना, तो सचिव जी क्या था, तो नियुक्त किया गया था उनको, या मनोनयन केंद्र सरकार देने थी, ये भी गलत है। कहता है ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, वो ग्राम सभा का सचिव भी होता है, उसको चुनाव नहीं होता है बल्कि नियुक्ति की जाती है। कथनों पर विचार कीजिए। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, तो ये बात सही है। संसद हमें अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधि, मनोनीत थोड़े होता है जी, चुना हुआ प्रतिनिधित्व होता है ना, तो ये तो गलत हो गया, तो केवल एक सही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध है? इंदिरा साहनी बनाम भारत का, तो इंदिरा साहनी जो है वो किसके लिए है? तो अगर आप इसमें कुछ कुछ आर्टिकल को आप याद कर लीजिए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहता है संसद का जो गठन है वो गठन किस में है? तो गठन है आपका कितना, आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। 80 में क्या है? 80 में आपका क्या है? राज्यसभा 80 में है, और 81 में क्या है? लोकसभा है। 81 में क्या है आपका? लोकसभा है। 82 में कहता है कि परिसीमन आयोग है। 82 में, 82 में क्या है? परिसीमन आयोग की जिसको बात कहते हैं। कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होगा। 82 में। 83 में है सदनों की अवधि है। 83 में क्या है? 83 में क्या है? सदन की अवधि है। 84 में क्या है? योग्यता है, सदस्यों के लिए योग्यता है, योग्यता है 84 में। 85 में क्या है? कहता है कि सत्र के लिए 17 बसान और विघटन, सत्र की 17 बसान और विघटन आपका 85 में है। 22 में देखिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो कहता है कि ये प्रसिद्ध क्या है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं के आरक्षण प्रदान करने से संबंधित, नहीं, गलत है। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण करने देने का अधिकार है, ये बात सही है, यही सही है। तो कहता है कि इंदिरा साहनी मामले में कब किया गया? तो ये इंदिरा साहनी मामला कब है? 1992 में। कहता है कि 27% ओबीसी का जो आरक्षण था, इसमें कहता है ओबीसी का जो आरक्षण था 27% उसको बरकरार रखा गया था। ठीक है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ अदालत ने आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी। तो इसका जो आरक्षण की जो सीमा था वो कितना 50% निर्धारित किया गया था। और कहता है कि जो कहता प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये भी बात किया गया था। प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, ये भी बात किया गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में। ठीक है, न्यायालय द्वारा परमादेश रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? परमादेश किया जाता है, परमादेश। कहता है कि नीचे के न्यायालय के, कहता है सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध में किया जाता है। तो कहता है कि सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध में किया जाता है, क्योंकि परमादेश मतलब क्या होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो कहता है कि परमादेश होता है, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। तो कोई जो पदाधिकारी है वो काम नहीं ढंग से कर रहा है तो न्यायालय उसको आदेश देता है। कहता है कि इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। फिर कहता है आर्टिकल 32 में क्या है? ये रीट का जो है, जो ये परमादेश क्या है? एक रीट न है जी, तो रीट का इसमें है, तो आर्टिकल 32 में रीट दिया गया है। ठीक है, और 226 में सुप्रीम कोर्ट के लिए है। आर्टिकल 32 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और आर्टिकल 226 में क्या है? हाई कोर्ट के लिए 226 में, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संबंध में संरक्षण किसके अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 19 में आपको पता होगा कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 में आपका क्या है? तो अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संबंध है, आर्टिकल 20 में है। और आर्टिकल 22 की बात कर लें तो कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये 32 में क्या आपका रीट आपको पता है। ये गिरफ्तारी वाला चीज़ कहाँ है? दो मतलब क्या हो गया? 2 + 2 मतलब दोनों हाथ में हथकड़ी लगा दिया जाता है, तो गिरफ्तारी करने से आपको हथकड़ी लग जाएगा, ऐसे याद करने की चीज़ है। आगे देखिए 25, विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं? विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं,
जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, कहता है कि जिसको एमएलए कहते हैं, इसको जनप्रतिनिधि भी कहा जाता है इनको। ठीक है, और इनका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि का चुनाव हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के नहीं। तो इसमें कथन क्या है कि सही पूछ रहा है क्या, कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है, दोनों सही है। तो कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और मंत्रिपरिषद है केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? विदेश मंत्री कौन थे? तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रधानमंत्री के साथ साथ ये विदेश मंत्री भी रहे हैं और सबसे अधिक समय तक के लिए, अधिक समय तक के लिए थे ये, बहुत लंबे टाइम के लिए विदेश मंत्री रहे हैं ये। ठीक है, आगे देखिए, सूची को मिलाइए। राजनीतिक पार्टी और संस्थापक कौन रहे हैं? तो आप भारतीय जनसंघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और स्वतंत्र पार्टी, तो किसमें किसके कौन रहे हैं? तो इसका होगा कि भारतीय जनसंघ कौन रहे हैं? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ कौन रहे हैं? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और रिपब्लिकन पार्टी कौन है? रिपब्लिकन पार्टी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और स्वतंत्र पार्टी के कौन थे? के एम मुंशी जी थे। कौन थे? के एम मुंशी जी। तो भारतीय जनसंघ कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। रिपब्लिकन पार्टी कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। और स्वतंत्र पार्टी कौन है? तो के एम मुंशी जी रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर कौन आ रहा है? 2, 3, 1 ये आ रहा है। थोड़ा सा और इसके बारे में आपको बता दें, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी जो हैं, के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, ये कहते हैं कि वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे। ये बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री बने और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक रहे हैं। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक के एम मुंशी जी रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में अगर बात कर ले तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? मुखर्जी जी का जन्म कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। और ये अंतरिम सरकार में उद्योग एवं पूर्ति मंत्री भी रहे हैं। ये अंतरिम सरकार में क्या उद्योग मंत्री रहे हैं। और उद्योग एवं पूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंतरिम सरकार में। बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बन गए। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। फिर कहता है कि अम्बेडकर जी के बारे में आपको पता होगा, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो एमपी में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? अम्बेडकर जी का एमपी में जन्म हुआ था इनका। ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। फिर कहता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे हैं। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग कौन है? तो विषाणु से कौन होता है जी? तो विषाणु से होता है आपका पोलियो होता है। पोलियो संक्रामक और विषाणु जनित रोग है। यह वायरस तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। किसको? नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम करता है इसमें, और छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। हैजा जो है आपका, हैजा क्यों होता है? तो दूषित भोजन और दूषित पानी पीने के कारण होता है। ये आंत संबंधी संक्रमण रोग है। ये कहाँ प्रॉब्लम होता है? आंत में प्रॉब्लम होता है, हैजा। ठीक है, फिर मलेरिया है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। कहा था प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है मलेरिया। और ये मलेरिया किस होता है? मादा मतलब फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। प्राकृतिक चयन का आधार, कहता है नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया है? नेचुरल सिलेक्शन किसने किया है? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? तो डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन किया है किसने? तो डार्विन ने दिया है। तथा प्राकृतिक चयन का अवधारणा डार्विन के द्वारा पेश किया गया है। इनकी पुस्तक 1859 में एक पुस्तक आई थी, द ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की पुस्तक आया था। प्राकृतिक चयन का अवधारणा चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। 1859 में एक पुस्तक आया था इनका, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अब अगर प्राकृतिक चयन कहते किसको है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी आबादी में कोई जैविक विशेषता बढ़ती या घटती है उसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। मानव शरीर में निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब, जिसको डिम्ब वाहिनी नलिका कहते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब आप नाम सुने होंगे, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो जाती है। ठीक है, आगे कहता है लैंगरहेस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? जो लैंगरहेस है वो कहता है कि ये किसी इंसुलिन का कहता है। तो लैंगरहेस दीपिकाओं में
कहता है लैंगरहेंस से जो है दीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। बीटा कोशिकाओं द्वारा किसका होता है? बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। किसका? इंसुलिन का। अतः ये अग्नाशय में मौजूद अंतस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं। जो ये लैंगरहेंस है ये होता कहाँ है? तो आपका अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में। ये अंतस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं। यहाँ से कहता है ये कोशिकाएं मिलकर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। और इन द्वीपों में कई तरह के कोशिकाएं होती है, जिनमें कुछ प्रमुख आप देखिए अल्फा कोशिकाएं होता है जो ग्लूकागॉन हार्मोन बनाता है। जो अल्फा जो होता है वो ग्लूकागॉन, अल्फा ग्लूकागॉन बनाता है। ठीक है। बीटा आपको पता है इंसुलिन हो ही गया, बीटा इंसुलिन हो गया, अल्फा बीटा। और जो डेल्टा एक होता है, डेल्टा जो होता है, डेल्टा क्या करता है? कहता है कि सोमैटोस्टेनिन, कहता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बनाता है। तो अल्फा ग्लूकागॉन, बीटा इंसुलिन हो गया, और डेल्टा जो हो गया सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बनाता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब पादप कोशिकाओं से पानी बाहर निकाला जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्तु से अलग हो जाती है तो क्या होता है? ये क्या बोल दिया? जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकाल दिया जाए तथा कोशिका की झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए तो ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन और छूट गया क्या? यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है। वही तो कहता पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है? तो कहता पत्ती का हरा रंग किसका देखा था? क्लोरोफिल के कारण हरा रंग दिखाई देता है। क्लोरोफिल में कहता है कि पत्तियों के हरे रंग का जिम्मेदार कौन होता है? क्लोरोफिल के कारण दिखता है। ये महत्वपूर्ण है। यह रासायनिक ऊर्जा को कहता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, अगर जेंथोफिल के बारे में बात कर ले, जेंथोफिल क्या होता है जी? तो ये कहता है कैरोटीनॉइड होता है जो पीले और नारंगी द्रव्यों का एक समूह है। जेंथोफिल क्या होता है? पीला और नारंगी होता है इसमें जेंथोफिल के कारण। ठीक है। कैरोटीनॉइड जो होता है, कैरोटीनॉइड जो है आपका कहता है कि ये भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्णकों का एक समूह है जो मुख्य रूप से फल, सब्जी और फूलों में पाए जाने वाले चमकीले पीले नारंगी रंगों के लिए जिम्मेदार है। तो कैरोटीनॉइड में कहता है पीला, फिर कहता है नारंगी और लाल। तो पीला, नारंगी, लाल के लिए कौन है? कैरोटीनॉइड होता है। जिसमें आप सुनिए कि गाजर में जो होता है क्या होता है? कैरोटीनॉइड होता है ना गाजर में। ठीक है, तो जेंथोफिल हो गया, पीला नारंगी के लिए हो गया, ये हो गया। अब आगे देखिए, कहता है कि अगर निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जब कोशिका से पानी बाहर निकाल दिया जाए तो इस प्रोसेसन विधि को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मोडियम कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। इसको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। तो कहता है कि पादप कोशिकाओं से पानी बाहर निकाल दिया जाए तो कहता है कि कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। इसको कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। कहता है कि पादप कोशिकाओं में होने वाली एक घटना है। यह एक पादप कोशिकाओं को एक अपरिघोल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है। इस कोशिकाओं का कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली से दूर हट जाता है और कोशिका भित्ति से दूर चली जाती है। ठीक है। जीव द्रव्य कुंचन के कारण कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है जिससे कोशिका का कार्य प्रणाली बाधित हो जाता है। अगर आप याद कीजिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी में अपना हाथ रखते हैं या तो आप देखते हैं हाथ एकदम सिकुड़ जाता है, हाथ का उंगली है क्या होता है? सिकुड़ जाता है उंगली। तो ये भी जीव द्रव्य कुंचन के कारण ही होता है। अब इसको आगे मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्या है? कहता है कि ब्रायोफाइटा, फियोफाल्सी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी क्या था? क्लोरो मतलब तो आपको यहीं से पता चल रहा है कि क्लोरोफाइसी क्या हो जाएगा? हरे शैवाल के लिए हो जाएगा। ए का 2 देखिए, ए का 2 यहाँ पे, ए का 2 यहाँ पे है। फिर ठीक है, फिर ए का 2 हो गया। फिर कहता है कि आप बी क्या है? रोडोफाइसी क्या है? तो रोडोफाइसी है लाल शैवाल। रोडो मतलब लाल मतलब रेड, रोडोफाइसी हो गया 3, ये आपका आ गया। फिर कहता है फियोफाइसी भूरा, फियोफाइसी क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। और फिर कहता है ब्रायोफाइट क्या आता है? लिवर वट हो जाता है, लिवर वट हो जाता है। ठीक है, तो ये याद करना, क्लोरोफाइसी हरे, रोडोफाइसी लाल, फियोफाइसी भूरा और ब्रायोफाइटी लिवर वट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी तरंग में 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जैसे कि ये अगर ऐसे जो होता है तो इसका और इसके बीच की दूरी को क्या कहता है? या फिर ये नीचे की दूरी को क्या कहा जाएगा? ये अगर इसका और इसका की दूरी को क्या कहा जाएगा? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहता है तरंग, वेवलेंथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ।
जिसको ऐसे दिखाया जाता है। तो होता है दो तरंग के उत्तरोत्तर श्रृंग और उत्तरोत्तर गर्त को बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं। हाँ, जिस विलयन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित से क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहता है? संतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें और कुछ नहीं घोला जाएगा, उसको संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर विलयन के गुण के बारे में बात कर लेते हैं कि और विलयन के गुण क्या होता है। विलयन में कोई पदार्थ ना जो बोला जाता है, तो विलयन की कणों की जो रेडियस होता है 10 से 7 सेंटीमीटर से कम होती है। तो जो इसका जो रेडियस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? मतलब 10 से 7 सेंटीमीटर से कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विलयन में कहता है घटकों को झाड़कर अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं जमते हैं। आप जैसे कि आप चीनी पानी घोल दिए, पूरा घुल गया चीनी पानी, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप 10 मिनट रखिएगा तो चीनी नीचे फिर से आ जाएगा, नहीं आ सकता है। विलयन स्वच्छ और पारदर्शी भी होता है। विलयन को सूक्ष्मदर्शी से भी देखने पर विलायक एवं विलेय के कण अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, दो परमाणु को आइसोटोप कहा जाता है यदि आइसोटोप किसको कहते हैं? आइसोटोप किस वजह, जिसमें टॉप पे जो डिफरेंस होता है, टॉप वाला अलग अलग होना है, उसी को आइसोटोप कहते हैं, ये बस याद रखिएगा। तो टॉप में क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर तो नीचे होता है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, एटॉमिक मास ऊपर होता है, ऐसे लिखते हैं ना जी। तो मास डिफरेंस होना चाहिए, मतलब द्रव्य डिफरेंस होना चाहिए। तो कहता है द्रव्यमान, सॉरी हाँ, परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान भिन्न हो, यही तो होना चाहिए। इसका याद करेंगे, टॉप वाला डिफरेंस होता है, टॉप में होता है मास, तो डिफरेंस होगा, यही है इसका। समस्थानिक में कहता है कि रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिक के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान, और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? सर्वाधिक अभिक्रिया और न्यूनतम अभिक्रिया किस में होता है? तो सर्वाधिक कौन करेगा? सर्वाधिक अभिक्रिया कौन करता है? तो पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है सर्वाधिक अभिक्रिया है, और गोल्ड सबसे कम अभिक्रिया रहता है। मतलब रिएक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पोटेशियम में सबसे ज़्यादा रिएक्शन होता है, गोल्ड में सबसे कम होता है। तो अगर आप ऐसे देखिएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्शन में क्या होगा? तो पहले कौन हो गया? पोटेशियम हो गया, पोटेशियम। फिर उसके बाद कौन होता है? सोडियम है। सोडियम के बाद अगर देखिएगा तो कैल्शियम है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन, लेड, सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा आपका? फिर उसके बाद देखिए लास्ट के बता रहे हैं, मरकरी हो गया। उसके बाद कौन हो गया? सिल्वर हो गया, और सबसे लास्ट में कौन हो गया? गोल्ड हो गया। तो कोई ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पोटेशियम होता है, उसके बाद गोल्ड होता है। सबसे कम कौन होता है? गोल्ड होता है। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व समानता क्या होता है? अगर कहता है लिथियम से कहाँ पर जाने में? सीजियम जाने में। लिथियम से अगर हम लोग सीजियम जा रहे हैं तो कह रहा है कि जो घनत्व क्या हो जाता है? तो घनत्व कहता है बढ़ता है। कहता है कि क्षार की धातुओं का, क्षार मतलब हो गया बेस, क्षार मतलब बेस होता है। तो कहता है कि लिथियम से सीजियम की तरफ जाने पे क्षार का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, क्षार धातु बहुत ही नरम, हल्की एवं चांदी के समान श्वेत होती है। लिथियम से सीजियम की ओर बढ़ने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः बढ़ता है। हालांकि घनत्व में वृद्धि एक समान प्रवृत्ति है। पोटेशियम एक अपवाद है। इसमें क्या है? पोटेशियम जो है वो अपवाद है, जिसका घनत्व सोडियम से भी, पोटेशियम का जो घनत्व है वो सोडियम से कम है। समझ रहे हैं? पोटेशियम का जो है घनत्व सोडियम से कम है। आगे देखिए, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम तापमान के समानुपाती होता है। कौन सा नियम है? कहता है कि निश्चित आयतन पे किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का जो दाब है, प्रेशर क्या है, उसके टेम्परेचर पे समानुपाती होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ये चार्ल्स केस का नियम था। तो कहता है कि गे लुसैक का नियम है। किसका? गे लुसैक का नियम है। कहता है कि आयतन, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या आपका है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। और कहता है कि मात्रा भी क्वांटिटी भी क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है और क्वांटिटी भी कांस्टेंट है। दोनों क्या है? दोनों कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि गैस का जो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ये गे लुसैक का नियम है। क्या है? गे लुसैक का नियम है। ठीक है, ये कहता है इनके अनुसार स्थित आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाले गैस में एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपात होता है। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यही इसका बात कहना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 T1 बराबर
P2T2 भी बोला जा सकता है। P1T1 बराबर P2T2 भी बोला जा सकता है। न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या होता है वो पढ़िए भैया। कहता है कि बलों के बीच संबंध को व्याख्या करता है, समझने की सहायता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार व्यक्त करता है। कहता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से जाना जाता है, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो नहीं, ये तो नहीं है। यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तु की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है, यही सही है। जैसे हम लोग F=ma जानते हैं ना, तो कहता है कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो तक एक्सेलरेशन गति के लिए बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा। बैरोमीटर क्या है, तो कहता है वायुमंडलीय दाब मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बात सही है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, नहीं, ऊंचाई के नहीं, दाब के लिए। द्रव्यों के घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, नहीं। मौसम के पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये बात सही है। तो 1 और 4, तो 1 और 4 कहाँ पे है जी, आपका सी में है 1 और 4। वायुमंडलीय दाब के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब में क्या होता है, पानी होता है, हवा होता है और पारा का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या होता है, पानी, हवा और पारा, मरकरी, ये तीनों चीज़ का प्रयोग होता है, बैरोमीटर में हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिध्वनि जो है के कारण सुनाई देती है। अतः जो प्रतिध्वनि है वो किसके द्वारा सुनाई देती है, तो होता है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के द्वारा, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के द्वारा प्रतिध्वनि सुनाई देता है। प्रतिध्वनि कहता है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से बाधा की न्यूनतम दूरी कम से कम कितना होना चाहिए, 17.2, कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच समय के अंतराल कम से कम 0.1 सेकंड होना चाहिए, 0.1 सेकंड कम से कम अंतराल होना चाहिए, ठीक है। यह दूरी हवा के तापमान के साथ बदलती है। जो ये दूरी है वो टेम्परेचर के हिसाब से बदलती है जी, समझ रहे हैं। तो कहता है कि ठोस में, कहता है कि अब देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं ठोस की बात कर लेते हैं, तो एल्युमिनियम और लोहा की, ठोस में कौन हो गया, एल्युमिनियम लोहा हो गया। तो ये जो दूरी है वो स्पीड है, साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड की बात कर लें, तो कहता है कि एल्युमिनियम में स्पीड ऑफ साउंड कितना है, तो 6420 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और वही अगर आयरन की बात कर लेते हैं, Fe की बात कर लेते हैं, वो कितना 5950 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अगर बात कर लिए लिक्विड की बात कर लेते हैं, लिक्विड में कितना है, तो 1498 है लिक्विड में। और गैस में हाइड्रोजन गैस में कितना है, तो 1284 है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा है, फिर आयरन में है, फिर लिक्विड में, फिर हाइड्रोजन में। दूसरी कौन सी प्रतिक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है, इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी भूमिका निभाती है, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण, तीनों निभाता है, ठीक है, तीनों होता है। इसमें क्या होता है, इंद्रधनुष बनाने में बूंदों के फैलाव और अपवर्तक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनाता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये हमेशा सूर्य के विपरीत डायरेक्शन में बनता है। तापमान बढ़ाने पर शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है, शुद्ध मेटल अगर है, तो अगर मेटल में कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होना चाहिए। क्या होना कहता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, कहता है बढ़ता है, कि अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस। टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे मेटल में तो प्रतिरोध और बढ़ने लगेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाने पर सभी धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध लंबाई के अनुपातिक होता है या क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो जितना लंबा मेटल होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना मोटा होगा उतना कम होगा। लंबा में ज़्यादा होगा और मोटा में क्या होगा, कम होगा। धातु गर्मी और बिजली का संचालन कर सकती है। धातु आघातवर्ध और तन्य होती है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी सबसे बढ़िया है। इसके बाद तांबा आता है, फिर सोना और एल्युमिनियम आता है। अर्धचालक पदार्थों में तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है, ये याद रखने की बात है। अगर सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कहता है कि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा और कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। परम शून्य टेम्परेचर पर अर्धचालक आदर्श अचालक के रूप में व्यवहार करता है। आगे देखिए, पानी का हिमांक बिंदु क्या है,
पानी का अगर हम फ़ॉरेनहाइट की बात कर रहे हैं ना, तो फ़ॉरेनहाइट कितना है, तो 32 डिग्री है। अगर इसको बनाएगा तो कैसे आता है, F माइनस C माइनस 0/100 बराबर F माइनस 32/180 है। तो C माइनस 0 कर लेते हैं, तो कहता है कि C को हमें निकालना है, तो R माइनस 0 कर लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं, और F ऐसे ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पे बैठा के आप मतलब हम लोग तो 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं ना जी, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं ना, ऐसे याद रखिए। इसको 100/100 हो जाएगा बराबर F माइनस 32/180 कर दीजिए। यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 180, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, इसको हम आपको बाद में बता देंगे, बस अभी याद है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कहता है किलामलाऊ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। किलामलाऊ ज्वालामुखी किस द्वीप पे स्थित है। किलामलाऊ कहाँ है, तो ये हवाई द्वीप पे है। किलामलाऊ कहाँ है, आपका हवाई द्वीप पे है, ठीक है। किलामलाऊ कहाँ है, हवाई द्वीप पे है। किलामलाऊ ज्वालामुखी कहाँ है, आपका हवाई द्वीप पे है, ये ठीक है। और दो चार को याद कर लीजिए। कहता है कि माउंट विसुवियस कहाँ है, इटली में। माउंट फूजी कहाँ है, जापान में। सेंट हेलेंस कहाँ है, USA में है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। मोना लोआ कहाँ है, हवाई द्वीप में। किलाउलुआ कहाँ है, हवाई द्वीप में। सुमेरु कहाँ है, इंडोनेशिया में। बिरुंगा कहाँ है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। कहता है कि 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। 1934 में किसके नेतृत्व में, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। तो ये हमारे कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा 1857 क्रांति का अग्रगामी था। अग्रगामी 87 का अग्रगामी क्या था, तो सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह उसके बाद किया गया था, कब किया गया था, अग्रगामी था। 1857 क्रांति का अग्रगामी कौन था, सन्यासी विद्रोह 1773 से 1800 ईस्वी में हुआ था, बंगाल बिहार में हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। नील विद्रोह हुआ है आपका 1859 से 60 के बीच में हुआ है, नील विद्रोह हुआ था आपका। इसके दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास थे। हिंदू पैट्रियोटिक संस्था के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील विद्रोह के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हिंदू पैट्रियोटिक के संपादक। और पावना विद्रोह हुआ है 1873-76 में हुआ है। पावना कब हुआ, 1873-76 में पावना विद्रोह हुआ है, ठीक है। और उलगुलान विद्रोह कब हुआ है, 1899 से लेकर 1900 में हुआ है। चलिए आज 50 तक ही रखते हैं, अगले दिन 50 से लेकर पूरा इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा।